कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सुनने में किसी फिल्म जैसी लगती हैं, लेकिन जब आपको पता चलता है कि यह सच है तो रूह कांप जाती है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक ही सपने के लिए लगा दी। एक अच्छा घर, एक प्यार करने वाली बीवी और एक सुकून भरी जिंदगी। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखी। वो बस एक आम इंसान था जो रोज सुबह उठता था, काम पर जाता था और रात को थका हारा घर लौटता था। लेकिन उसी घर में, उसी छत के नीचे, उसी बिस्तर पर जहां वो चैन की नींद सोता था, एक साजिश पक रही थी। एक ऐसी साजिश जो बुनी गई थी उसी इंसान के हाथों जिसे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था। जरा सोचिए उस लम्हे के बारे में जब कोई इंसान घर की दहलीज पर कदम रखता है और उसे लगता है कि वो सुरक्षित है, कि इस दुनिया में चाहे जो हो जाए यह घर उसका है, यह रिश्ता उसका है, यह प्यार उसका है। और ठीक उसी पल वो इंसान नहीं जानता कि यह घर अब उसकी कब्र बनने वाला है। यह कहानी है नोएडा की, साल 2021 की। एक ऐसी हत्या की जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया, जिसमें हथियार था प्यार, जाल था विश्वास और शिकार था एक बेकसूर पति। यह कोई फिल्म नहीं है दोस्तों, ये सच है। और यही सच इसे इतना दर्दनाक बनाता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मेरठ से निकलकर नोएडा तक का सफर तय करना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन अर्जुन शर्मा ने यह सफर तय किया था अपने दम पर, अपनी मेहनत से। अर्जुन का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। पिता एक सरकारी स्कूल में क्लर्क थे, माँ घर संभालती थी। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिजूल खर्ची की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। बचपन से ही अर्जुन को यह समझ आ गई थी कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद को साबित करना होगा। पढ़ाई में अर्जुन हमेशा अव्वल रहा। 10वीं में जिले में तीसरा स्थान आया, 12वीं में स्कॉलरशिप मिली और फिर नोएडा के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हुआ। कॉलेज के दिन आसान नहीं थे। हॉस्टल की फीस भरने के लिए पिता ने अपनी पुरानी साइकिल बेची थी। ये बात अर्जुन को पता थी और इसी बात ने उसे कभी पढ़ाई से भटकने नहीं दिया। कॉलेज खत्म होते ही अर्जुन को एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई। नोएडा सेक्टर 62 की एक मिड साइज सॉफ्टवेयर फर्म। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी शुरुआत में, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। रात को घर आकर ऑनलाइन कोर्स करता था, नई स्किल्स सीखता था और धीरे धीरे कंपनी में उसकी पहचान बनने लगी। 3 साल में प्रमोशन मिला, 4 साल में अपना फ्लैट किराए पर लिया और 5 साल में उसने अपने परिवार के लिए मेरठ में एक छोटा सा मकान खरीदने की योजना बना ली। अर्जुन के साथी उसे सीधा सादा अर्जुन कहते थे, इसीलिए नहीं कि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए कि उसमें कोई दिखावा नहीं था, कोई झूठ नहीं था। जो था वो सामने था। वो ऑफिस में सबसे पहले आता था और सबसे बाद में जाता था। लंच ब्रेक में घर का बना खाना खाता था जो माँ हर हफ्ते भेजती थी। शाम को कभी कभी साथियों के साथ चाय पीता था और रात को अपने कमरे में लौटकर अगले दिन की तैयारी करता था। अर्जुन की जिंदगी में एक ही कमी थी, अकेलापन। नोएडा जैसे बड़े शहर में जहां हर इंसान भागता रहता है, वहां अर्जुन के पास कोई नहीं था जिससे वो दिल की बात कर सके। माँ बाप मेरठ में थे, दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे और अर्जुन रोज रात अपने उस किराए के फ्लैट में अकेला बैठता था। शायद इसीलिए जब नेहा उसकी जिंदगी में आई तो उसे लगा जैसे किसी ने उसकी अधूरी दुनिया को पूरा कर दिया हो। नेहा वर्मा, उम्र 26 साल, चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान, बातों में एक अजीब सा जादू और आंखों में कुछ ऐसा जो अर्जुन को पहली मुलाकात से ही अपनी तरफ खींचने लगा। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में हुई थी। उस रात अर्जुन ने नेहा से ज्यादा बात नहीं की, बस एक परिचय हुआ, एक मुस्कान का आदान प्रदान हुआ। लेकिन घर लौटते वक्त अर्जुन के दिमाग में बस एक ही चेहरा था, नोएडा। दिल्ली से सटा हुआ एक शहर जो कभी एक औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ ये शहर बदल गया। ऊंची ऊंची इमारतें उगने लगी, चमचमाते मॉल खुलने लगे, आईटी कंपनियों के दफ्तर सेक्टर दर सेक्टर फैलते चले गए और देश के कोने कोने से नौजवान यहाँ एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक और नोएडा भी था। एक ऐसा नोएडा जहाँ हर फ्लैट में एक अजनबी रहता था, जहाँ पड़ोसी का नाम नहीं पता होता था, जहाँ सुबह 9 बजे सब निकल जाते थे और रात 10 बजे लौटते थे, जहाँ हर इंसान अपनी दुनिया में इतना डूबा हुआ था कि किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं था। यही अकेलापन इस शहर की सबसे बड़ी कमजोरी थी और यही कमजोरी कभी कभी किसी के लिए जानलेवा साबित होती थी।
अर्जुन सेक्टर 49 के एक मिड राइज अपार्टमेंट में रहता था। तीसरी मंजिल, फ्लैट नंबर 304, 2 कमरे, एक छोटी सी बालकनी जहां से सड़क दिखती थी। किराया 12,000 रुपये महीना। अर्जुन ने इसे अपने हिसाब से सजाया था। एक पुरानी अलमारी, एक छोटी सी टेबल जिस पर लैपटॉप रखा रहता था और दीवार पर एक कैलेंडर जिसमें उसने अपने लक्ष्य लिख रखे थे। यह घर था, लेकिन घर जैसा नहीं लगता था जब तक नेहा नहीं आई थी। नेहा के आने के बाद इस फ्लैट की रौनक बदल गई थी। बालकनी में गमले आ गए, किचन में खाने की खुशबू आने लगी और उस सुनसान से कमरे में हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। शादी के बाद अर्जुन और नेहा ने साथ में एक नया फ्लैट लिया था, सेक्टर 62 में, ऑफिस के करीब, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बेहतर। बाहर से देखने पर यह एक परफेक्ट जोड़ा लगता था। अर्जुन सुबह जल्दी उठता था, नाश्ता करता था, ऑफिस जाता था। नेहा घर संभालती थी। शाम को दोनों साथ खाना खाते थे। वीकेंड पर कभी कभी बाहर घूमने निकल जाते थे। लेकिन इस सब के पीछे एक सच्चाई थी जो अर्जुन को नहीं पता थी। नेहा के फोन में एक ऐसा नाम सेव था जो अर्जुन ने कभी नहीं देखा था। एक ऐसी चैट थी जो हर रात तब शुरू होती थी जब अर्जुन सो जाता था। और एक ऐसा रिश्ता था जो उस चमकते हुए घर की दीवारों के पीछे पल पल गहरा होता जा रहा था। वो घर जो अर्जुन को सुरक्षित लगता था, वो दरअसल एक जाल था, और वो जाल हर रोज उसके और करीब आता जा रहा था। नेहा और अर्जुन की शादी को 2 साल हो चुके थे। बाहर से सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन अंदर से रिश्ते की नींव धीरे धीरे खोखली होती जा रही थी। नेहा एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। वो एक ऐसी जिंदगी चाहती थी जिसमें पैसा हो, रुतबा हो और आजादी हो। अर्जुन की तनख्वाह बुरी नहीं थी, लेकिन नेहा की ख्वाहिशें उससे कहीं बड़ी थीं। वो महंगे रेस्टोरेंट में जाना चाहती थी, डिजाइनर कपड़े पहनना चाहती थी, विदेश घूमना चाहती थी। और अर्जुन, जो एक समझदार और जिम्मेदार इंसान था, वो हमेशा कहता था कि पहले बचत करो, पहले घर का लोन चुकाओ, पहले एक मजबूत जमीन बनाओ, फिर सब होगा। यही फर्क धीरे धीरे दोनों के बीच एक खाई बनाने लगा। और इसी खाई में कदम रखा विक्रम ने। विक्रम सिंह राठौड़, उम्र 32 साल, नोएडा के एक रियल एस्टेट ब्रोकर का काम करता था। लंबा कद, तेज तर्रार बातें और जेब में हमेशा पैसा। विक्रम उन लोगों में से था जो पहली मुलाकात में ही अपना असर छोड़ जाते हैं। महंगी गाड़ी, महंगी घड़ी और एक ऐसी मुस्कान जो किसी को भी भरोसे में ले सकती थी। नेहा और विक्रम की मुलाकात एक सोसाइटी फंक्शन में हुई थी। अर्जुन उस दिन ऑफिस में था। नेहा अकेली गई थी और वहां विक्रम से बात हुई। पहले सामान्य बातें, फिर नंबरों का आदान प्रदान और फिर धीरे धीरे रोज की बातें। शुरुआत में नेहा ने खुद से कहा कि यह बस दोस्ती है, लेकिन वो जानती थी कि यह दोस्ती नहीं थी। विक्रम नेहा को वो सब देने का वादा करता था जो अर्जुन नहीं दे सकता था। महंगे तोहफे, बाहर खाने के बिल और एक ऐसी जिंदगी का सपना जिसमें कोई रोक टोक नहीं थी। महीने बीतते गए, नेहा और विक्रम का रिश्ता गहरा होता गया और इसी रिश्ते ने एक दिन एक खतरनाक मोड़ लिया। विक्रम ने नेहा से कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। नेहा के सामने एक ही रास्ता था, अर्जुन से तलाक। लेकिन नेहा जानती थी कि तलाक इतना आसान नहीं था। अर्जुन एक सीधा और भावुक इंसान था। वो कभी आसानी से तलाक नहीं देता, और अगर तलाक होता भी तो संपत्ति का बंटवारा होता। फ्लैट का मामला उलझता और नेहा के हाथ शायद कुछ खास नहीं आता। यही सोचते सोचते नेहा के दिमाग में एक और रास्ता आया, एक ऐसा रास्ता जो इंसानी दिमाग की सबसे काली सोच से निकलता है। क्या होगा अगर अर्जुन रहे ही नहीं? ये ख्याल जब पहली बार नेहा के दिमाग में आया होगा तो शायद उसने खुद ही उसे झटक दिया होगा। लेकिन जब यही ख्याल बार बार आने लगा, जब विक्रम के साथ बिताए हुए लम्हे उसकी आंखों के सामने आने लगे, और जब उसे लगा कि अर्जुन उसकी आज़ादी के बीच की सबसे बड़ी दीवार है, तो वो ख्याल एक इरादे में बदल गया। नेहा ने विक्रम से यह बात की और यहीं से इस कहानी का सबसे अंधेरा अध्याय शुरू हुआ। विक्रम ने पहले हिचकिचाया, लेकिन नेहा चालाक थी। उसने विक्रम को यकीन दिलाया कि अगर अर्जुन नहीं रहा तो फ्लैट नेहा का होगा, अर्जुन की जीवन बीमा पॉलिसी का पैसा नेहा का होगा और दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। लालच और प्यार का यह मिश्रण विक्रम को मना गया। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो इतनी सोची समझी थी, इतनी ठंडे दिमाग से तैयार की गई थी कि सुनकर रूह कांप जाती है। अर्जुन को इस सब की भनक तक नहीं थी। वो रोज सुबह उठता था, ऑफिस जाता था और शाम को घर लौटकर नेहा के हाथ का बना
खाना खाता था। उसे नहीं पता था कि वो खाना परोसने वाले हाथ ही उसकी मौत की योजना बना रहे थे। 15 सितंबर 2021। यह तारीख नोएडा के पुलिस रिकॉर्ड में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उस दिन मौसम थोड़ा बदला हुआ था। सितंबर की उमस भरी गर्मी में हल्की हवा चल रही थी। शाम के करीब 7 बज रहे थे। सेक्टर 62 की सड़कें अपनी रोजमर्रा की भाग दौड़ में डूबी हुई थी। ऑफिस से लौटते हुए लोग, सब्जी लेते हुए पड़ोसी, बच्चों की साइकिलें और दूर कहीं एक मंदिर से आती हुई घंटियों की आवाज, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा। लेकिन फ्लैट नंबर 304 के अंदर सामान्य कुछ भी नहीं था। अर्जुन उस शाम थोड़ा जल्दी घर लौटा था। ऑफिस में एक मीटिंग कैंसिल हो गई थी, इसलिए वो शाम 6 बजे ही घर पहुंच गया था। नेहा ने दरवाजा खोला। चेहरे पर वही मीठी मुस्कान, आवाज में वही अपनापन। उसने कहा कि आज उसने अर्जुन की पसंदीदा दाल मखनी बनाई है। अर्जुन खुश हो गया। थका हुआ इंसान जब घर आए और उसे प्यार मिले तो वो सारी थकान भूल जाता है। अर्जुन ने फ्रेश होकर सोफे पर बैठ गया। नेहा ने उसके लिए पानी लाई और फिर कहा कि खाना तैयार है। आज वो जल्दी खाना खाएंगे क्योंकि उसे एक पुरानी सहेली का फोन आया था जो पास में ही रहती है और जरूरी बात करनी है। अर्जुन ने बिना कुछ पूछे हाँ कर दी। खाने की मेज पर दाल मखनी थी, चावल थे और एक गिलास में शिकंजी थी जो नेहा ने खुद बनाई थी। अर्जुन ने एक घूंट पिया। थोड़ा अजीब स्वाद लगा, लेकिन उसने सोचा शायद नींबू ज्यादा हो गया। उसने दूसरा घूंट लिया। नेहा सामने बैठी उसे देखती रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। खाना खाते खाते अर्जुन को अजीब सा महसूस होने लगा। सिर भारी होने लगा, आंखें बोझिल होने लगीं। उसने सोचा शायद थकान है। उसने नेहा से कहा कि वो थोड़ा लेट जाता है। नेहा ने कहा हाँ आराम करो, और अर्जुन बेडरूम में चला गया। कुछ ही मिनटों में वो गहरी नींद में था। ये नींद नहीं थी, यह नशा था। नेहा ने उस शिकंजी में नींद की दवाइयां मिलाई थीं। डॉक्टर की पर्ची के बिना खरीदी गई, तेज असर वाली, इतनी ज्यादा मात्रा में कि एक इंसान घंटों बेहोश रह सके। जैसे ही अर्जुन बेहोश हुआ, नेहा ने अपना फोन उठाया, एक मैसेज भेजा, बस 2 शब्द, आ जाओ। 10 मिनट के अंदर अपार्टमेंट की लिफ्ट में विक्रम दाखिल हुआ। उसने कैप पहनी हुई थी, मुंह पर मास्क था, हाथ में एक काला बैग था। नेहा ने दरवाजा खोला। दोनों की नजरें मिली। एक पल की खामोशी और फिर विक्रम अंदर आ गया। बेडरूम में अर्जुन बेसुध पड़ा था। उसकी सांसें चल रही थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो शांति जो तब होती है जब कोई इंसान पूरी तरह बेखबर हो। विक्रम ने अपने बैग से एक मोटी रस्सी निकाली। नेहा ने एक कदम पीछे लिया। विक्रम ने अर्जुन के गले में रस्सी डाली और अपनी पूरी ताकत से खींचने लगा। अर्जुन का शरीर तड़पा। नशे की हालत में भी उसके शरीर ने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ने की कोशिश की। उसके हाथ हिले, उसके पैर छटपटाए, उसकी उंगलियां बिस्तर की चादर को मुट्ठी में भींचने लगी, लेकिन विक्रम ने रस्सी नहीं ढीली की। नेहा वहीं खड़ी रही, देखती रही, और कुछ देर बाद अर्जुन का शरीर शांत हो गया। वो शांति जो कभी नहीं टूटी। कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। विक्रम ने रस्सी हटाई, अपने हाथ देखे और फिर नेहा की तरफ मुड़ा। नेहा ने एक बार भी अर्जुन की तरफ नहीं देखा। उसने सीधे अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। वो नंबर पुलिस का नहीं था, वो नंबर उस बीमा एजेंट का था जिससे उसने कुछ महीने पहले अर्जुन के नाम पर एक बड़ी जीवन बीमा पॉलिसी लेने के बारे में बात की थी। लेकिन पहले एक काम और करना था। इस हत्या को एक हादसा दिखाना था। विक्रम ने अर्जुन की लाश को उठाकर बाथरूम में ले गया। वहां पहले से एक रस्सी छत के पाइप से बांधी हुई थी। योजना यह थी कि इसे आत्महत्या का रूप दिया जाए। यह दिखाया जाए कि अर्जुन ने खुद अपनी जान ली। लेकिन यहीं पर किस्मत ने पहली बार करवट ली। उसी वक्त नीचे से अपार्टमेंट के चौकीदार ने इंटरकॉम पर घंटी बजाई। किसी डिलीवरी का पैकेट आया था। नेहा घबरा गई। विक्रम ने जल्दबाजी में काम किया और उसी जल्दबाजी में कुछ ऐसे निशान छूट गए जो बाद में पुलिस की नजर से नहीं बचे। विक्रम उस रात फ्लैट से निकला तो रात के करीब 10 बज रहे थे। उसने लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां ली। कैप अभी भी पहनी हुई थी, मास्क अभी भी चेहरे पर था। नीचे उतरते वक्त उसकी मुलाकात किसी से नहीं हुई। वो सीधे पार्किंग में गया, अपनी गाड़ी में बैठा और बिना हेडलाइट जलाए धीरे धीरे सोसाइटी से बाहर निकल गया। उधर फ्लैट के अंदर नेहा अकेली थी। अर्जुन की लाश बाथरूम में थी। नेहा ने एक गहरी सांस ली और फिर वो काम करने लगी जो उसने पहले से सोच रखा था। उसने पूरे फ्लैट को ध्यान से देखा। कहाँ कोई निशान तो नहीं छूटा, कहाँ कोई चीज अपनी जगह से हटी तो नहीं। खाने की मेज साफ की, शिकंजी का गिलास धोया, रसोई में रखी दवाइयों की शीशी उठाई
और उसे अपने पर्स में छुपा दिया। फिर उसने अर्जुन का फोन उठाया, उसमें से कुछ पुराने मैसेज डिलीट किए, कुछ कॉल्स की हिस्ट्री साफ की और फोन वापस उसी जगह रख दिया जहां अर्जुन हमेशा रखता था। ये सब करने के बाद नेहा ने अपना फोन उठाया और अर्जुन की मां को कॉल किया। आवाज में रुलाई थी, कांपते हुए शब्द थे, मां जी, अर्जुन। अर्जुन नहीं रहे। फोन के दूसरी तरफ एक चीख थी। नेहा ने बताया कि उसने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर अर्जुन। उसने आगे बोलने की बजाय जोर से रोना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में पड़ोसी इकट्ठा हो गए। किसी ने पुलिस को फोन किया, किसी ने एम्बुलेंस बुलाई और नेहा बाहर दरवाजे के पास बैठी थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर दर्द और हाथ कांपते हुए। पड़ोसियों ने उसे संभाला, किसी ने पानी दिया, किसी ने कहा कि हौसला रखो। नेहा रोती रही, लेकिन उन आंसुओं में एक भी आंसू सच्चा नहीं था। पुलिस आई, बाथरूम का दरवाजा खुला। अंदर का मंजर देखकर मौजूद लोगों की सांसें रुक गईं। पहली नजर में पुलिस को यह आत्महत्या का मामला लगा। थाने में एफआईआर दर्ज हुई, अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस, यानी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। अर्जुन का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और नेहा अपने पड़ोसन के घर में बैठकर सबको दिखाती रही कि वो कितनी टूटी हुई है। लेकिन उसी रात जब सब सो गए, जब अपार्टमेंट में सन्नाटा छा गया, नेहा ने विक्रम को एक मैसेज भेजा, हो गया, अब अगला कदम। विक्रम का जवाब आया, कल मिलते हैं। उस रात अर्जुन की मां मेरठ से नोएडा के लिए निकल पड़ी थी, आंखों में आंसू और दिल में एक सवाल जो कोई मां कभी नहीं पूछना चाहती, मेरा बेटा क्यों चला गया। नोएडा के सेक्टर 62 थाने में उस रात ड्यूटी पर थे इंस्पेक्टर रमेश कुमार तिवारी। 15 साल का तजुर्बा, सैकड़ों केस देखे थे, लेकिन हर केस को वो एक ही नजर से देखते थे, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी जल्दबाजी के। जब उन्हें फ्लैट नंबर 304 के बारे में खबर मिली तो वो खुद मौके पर पहुंचे। बाथरूम में जो दृश्य था वो पहली नजर में आत्महत्या जैसा लग रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर तिवारी ने एक काम किया जो हर अच्छा पुलिस अफसर करता है। उन्होंने रुककर सोचा। बाथरूम में रस्सी बंधी थी, लेकिन नीचे कोई स्टूल नहीं था, कोई कुर्सी नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पर चढ़कर कोई इंसान उस ऊंचाई तक पहुंच सके। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल था अर्जुन के हाथों का। आत्महत्या के मामलों में अक्सर इंसान के हाथों पर संघर्ष के निशान नहीं होते, लेकिन अर्जुन की उंगलियों पर कुछ खरोंचें थीं, जैसे उसने किसी चीज को मुट्ठी में भींचा हो, जैसे किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की हो। तीसरा सवाल था गले का निशान। रस्सी से फांसी लगाने पर जो निशान बनता है वो एक खास तरह का होता है, लेकिन अर्जुन के गले पर जो निशान था वो उस पैटर्न से थोड़ा अलग था। इंस्पेक्टर तिवारी ने अपनी नोटबुक निकाली और यह तीनों बातें लिख लीं। फिर उन्होंने नेहा से बात की। नेहा ने वही कहानी सुनाई जो उसने पहले से तैयार कर रखी थी, कि वो शाम को एक सहेली के घर गई थी, लौटी तो अर्जुन नहीं मिला, बाथरूम का दरवाजा बंद था, आवाज नहीं आई, दरवाजा तोड़ा तो यह हाल था। इंस्पेक्टर तिवारी ने उसकी बात सुनी, चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उन्होंने बस एक सवाल पूछा, आप उस सहेली का नाम और पता बता सकती हैं? नेहा ने तुरंत एक नाम लिया, एक पता बताया। इंस्पेक्टर तिवारी ने वो भी नोट कर लिया। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने इस केस की दिशा पूरी तरह बदल दी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि अर्जुन के खून में एक शक्तिशाली नींद की दवाई की मात्रा बहुत अधिक थी, इतनी अधिक कि वो मरने से पहले पूरी तरह बेहोश था। इसका मतलब यह था कि उसने खुद रस्सी नहीं बांधी, उसने खुद कुछ नहीं किया, किसी ने उसे पहले बेहोश किया और फिर मारा। यह आत्महत्या नहीं थी, यह हत्या थी। इंस्पेक्टर तिवारी ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। केस की धारा बदली। अब यह मर्डर इन्वेस्टिगेशन थी। पूरी टीम हरकत में आई। फ्लैट को दोबारा सील किया गया, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, हर कमरे की बारीकी से जांच शुरू हुई और सबसे पहले जिस इंसान पर शक की सुई घूमी वो नेहा थी, क्योंकि हर हत्या के केस में पुलिस का पहला सवाल होता है, इस मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? और इस केस में जवाब साफ था, अर्जुन की पत्नी को। इंस्पेक्टर तिवारी ने अपनी टीम के साथ एक बैठक की। टेबल पर 3 चीजें थीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फ्लैट की फोरेंसिक रिपोर्ट का पहला ड्राफ्ट और नेहा का बयान। तीनों को एक साथ पढ़ने पर एक बात साफ थी, ये केस जितना सरल दिखता था उतना था नहीं। नेहा पर शक की कई वजहें थीं। पहली वजह, नेहा का बयान कि वो शाम को सहेली के घर गई थी।
जब पुलिस ने उस सहेली से संपर्क किया तो उसने बताया कि नेहा उस दिन उसके घर आई जरूर थी, लेकिन सिर्फ 20 मिनट के लिए। शाम 6 बजे आई और 6:20 पर चली गई, जबकि नेहा ने कहा था कि वो 2 घंटे वहां रही। तो बाकी 1.5 घंटे नेहा कहाँ थी? दूसरी वजह, अर्जुन के नाम पर एक जीवन बीमा पॉलिसी थी 50 लाख रुपए की, और उस पॉलिसी का नॉमिनी नेहा थी। यह पॉलिसी सिर्फ 8 महीने पहले ली गई थी, और दिलचस्प बात यह थी कि यह पॉलिसी नेहा की पहल पर ली गई थी। अर्जुन ने खुद इसके बारे में अपने दोस्त को बताया था कि नेहा बहुत जिद कर रही थी, इसलिए उसने पॉलिसी ले ली। 50 लाख रुपए, यह मोटिव के लिए काफी था। तीसरी वजह, पड़ोसियों के बयान। इंस्पेक्टर तिवारी की टीम ने अपार्टमेंट के हर पड़ोसी से बात की। उनमें से एक पड़ोसन थी जो तीसरी मंजिल पर ही रहती थी। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों से वो एक अजनबी आदमी को नेहा के फ्लैट में आते जाते देखती थी। लंबा कद, महंगी गाड़ी, और हमेशा तब आता था जब अर्जुन ऑफिस में होता था। ये जानकारी इंस्पेक्टर तिवारी के लिए एक नई खिड़की खोल गई। क्या नेहा का कोई और भी था? क्या वो अजनबी इस हत्या से जुड़ा हुआ था? चौथी वजह, फ्लैट की फॉरेंसिक जांच। फॉरेंसिक टीम ने बाथरूम में कुछ ऐसे फिंगरप्रिंट्स पाए जो न अर्जुन के थे और न नेहा के। किसी तीसरे इंसान के हाथ उस बाथरूम में थे, और वो फिंगरप्रिंट्स रस्सी के आसपास की दीवार पर मिले थे। यह साबित करता था कि उस रात उस फ्लैट में एक तीसरा इंसान मौजूद था। अब इंस्पेक्टर तिवारी के सामने 2 संदिग्ध थे। एक नेहा, जिसके पास मोटिव था, पैसा और आजादी, और एक अनजान शख्स जो नेहा से मिलने आता था, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हुई थी। लेकिन पुलिस के पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं था। नेहा चालाक थी। उसने अपना बयान बहुत सोच समझ कर दिया था। हर सवाल का जवाब तैयार था। चेहरे पर दर्द था, आंखों में आंसू थे। लेकिन इंस्पेक्टर तिवारी को एक बात पुराने तजुर्बे से पता थी, जो इंसान सच में दुखी होता है वो हर सवाल का जवाब इतनी सफाई से नहीं देता। असली दर्द इंसान को तोड़ता है, बिखेरता है, उलझाता है। लेकिन नेहा के जवाब बहुत साफ थे, बहुत तैयार थे, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फॉरेंसिक टीम ने फ्लैट नंबर 304 की बारीकी से जांच की। हर कमरा, हर कोना, हर सतह, और जो मिला वो एक एक करके इस पहेली के टुकड़े जोड़ने लगा। पहला सबूत मिला रसोई से। सिंक के नीचे एक छोटी सी दवाई की शीशी का टुकड़ा था, इतना छोटा कि नजर से आसानी से बच जाता। लेकिन फॉरेंसिक टीम की आंखें तेज थीं। उस टुकड़े को उठाया गया, लैब भेजा गया। रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो उसी दवाई की शीशी का हिस्सा था जो पोस्टमार्टम में अर्जुन के खून में पाई गई थी, यानी वो दवाई उसी फ्लैट से आई थी। दूसरा सबूत मिला बेडरूम की चादर से। चादर पर एक जगह हल्का सा दाग था, इतना हल्का कि धोने पर भी पूरी तरह नहीं गया था। फॉरेंसिक जांच में पता चला कि वो दाग ब्लीचिंग एजेंट का था। किसी ने जानबूझकर उस जगह को साफ करने की कोशिश की थी। लेकिन विज्ञान से झूठ नहीं छुपता। उस दाग के नीचे अभी भी खून के अंश मौजूद थे। तीसरा सबूत मिला सीसीटीवी फुटेज से। अपार्टमेंट की लिफ्ट में एक कैमरा लगा था। पुलिस ने 15 सितंबर की शाम की फुटेज मांगी। फुटेज में शाम 7:12 पर एक शख्स दिखा, कैप पहने हुए, मास्क लगाए हुए, हाथ में काला बैग। वो शख्स तीसरी मंजिल पर उतरा था और रात 9:47 पर वापस नीचे आया था। चेहरा पूरी तरह नहीं दिखा, लेकिन कद काठी और कपड़े नोट कर लिए गए। चौथा सबूत मिला पार्किंग के कैमरे से। उसी वक्त पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी थी। नंबर प्लेट आदि दिख रही थी, लेकिन जितनी दिखी उतनी नोट कर ली गई। आरटीओ से रिकॉर्ड मांगा गया। पांचवां और सबसे अहम सबूत मिला नेहा के फोन से। पुलिस ने कोर्ट से परमिशन लेकर नेहा का फोन जब्त किया। फोन में डिलीट किए गए मैसेज रिकवर करने की कोशिश की गई, और यहीं से वो धागा मिला जिसने पूरी गुत्थी सुलझानी शुरू की। नेहा ने कुछ मैसेज डिलीट किए थे, लेकिन डिजिटल दुनिया में कुछ भी पूरी तरह नहीं मिटता। साइबर एक्सपर्ट की मदद से कुछ मैसेज रिकवर हुए। उनमें से एक मैसेज था जो 15 सितंबर की शाम 7 बजे भेजा गया था। सिर्फ 2 शब्द, आ जाओ। और जिस नंबर पर यह मैसेज गया था वो नंबर नेहा की कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं था। लेकिन वो नंबर पुलिस के लिए अनजान नहीं रहा। उस नंबर को ट्रेस किया गया, और जो नाम सामने आया उसने इस केस में एक बिल्कुल नया मोड़ ला दिया। विक्रम सिंह राठौड़, नोएडा का रियल एस्टेट ब्रोकर। वही शख्स जिसे पड़ोसन ने नेहा के फ्लैट में आते जाते देखा था। अब पुलिस के पास एक नाम था, एक चेहरा था, और एक मजबूत कड़ी थी।
लेकिन अभी तक यह सब सिर्फ परिस्थिति जन्य सबूत था। इसे पक्के सबूत में बदलना था और उसके लिए पुलिस को एक और कदम उठाना था। विक्रम सिंह राठौड़ का नाम सामने आते ही इंस्पेक्टर तिवारी की टीम हरकत में आ गई। सबसे पहले विक्रम की बैकग्राउंड चेक की गई और जो पता चला वो चौंकाने वाला था। विक्रम कोई साधारण रियल एस्टेट ब्रोकर नहीं था। उसके नाम पर पहले भी एक धोखाधड़ी का केस दर्ज था। 2 साल पहले गाजियाबाद में एक बुजुर्ग दंपत्ति से प्रॉपर्टी डील के नाम पर लाखों रुपए ठगे थे। केस अदालत में था, जमानत पर बाहर था। यानी विक्रम पहले से एक दागदार इंसान था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। पुलिस ने विक्रम और नेहा के बीच के रिश्ते की गहराई को समझने के लिए उनके फोन रिकॉर्ड्स खंगाले। पिछले 8 महीनों में नेहा और विक्रम के बीच 3000 से ज्यादा कॉल्स और मैसेज हुए थे। 3000। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये एक गहरा और सुनियोजित रिश्ता था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब पुलिस ने उन रिकवर किए गए मैसेजेस को ध्यान से पढ़ा। उनमें एक मैसेज था जो नेहा ने विक्रम को 3 महीने पहले भेजा था। उसमें लिखा था, अगर यह इंसान नहीं रहा तो 50 लाख मेरे, और फिर हम दोनों की जिंदगी शुरू होगी। बस एक काम करना है। ये मैसेज पढ़कर इंस्पेक्टर तिवारी की टीम सन्न रह गई। नेहा ने यह योजना 3 महीने पहले बनाई थी। 3 महीने तक उसने अर्जुन के साथ सामान्य जीवन जीने का नाटक किया। उसके साथ खाना खाया, सोई, हंसी, और अंदर ही अंदर उसकी मौत की तारीख तय करती रही। यह ठंडा खून था, ये बर्फ जैसी सोच थी। लेकिन इससे भी बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। पुलिस ने जब नेहा के बैंक अकाउंट की जांच की तो एक और सच सामने आया। नेहा के अकाउंट में पिछले 6 महीनों में कई बार अलग अलग रकम जमा हुई थी। छोटी छोटी, 10,000, 15,000, 20,000। ये रकम किसके अकाउंट से आई थी? विक्रम के अकाउंट से। यानी विक्रम नेहा को पैसे दे रहा था। नेहा उसकी मदद से अपने शौक पूरे कर रही थी और बदले में नेहा ने विक्रम को एक ऐसा सौदा दिया था जिसमें मुनाफा था, अर्जुन की मौत और अर्जुन की बीमा पॉलिसी के 50 लाख रुपए। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। पुलिस ने जब विक्रम के फोन का डेटा खंगाला तो एक और नाम सामने आया, संजय मेहता, नोएडा का एक छोटा सा दवाई का दुकानदार। विक्रम ने संजय से संपर्क किया था और संजय ने बिना किसी डॉक्टर की पर्ची के वो नींद की दवाइयां मुहैया कराई थीं जो नेहा ने अर्जुन के खाने में मिलाई थी। यानी ये सिर्फ 2 लोगों की साजिश नहीं थी, ये एक पूरा नेटवर्क था। एक औरत जिसने अपने पति को मारने की योजना बनाई, एक आशिक जिसने उस योजना को अंजाम दिया, और एक दुकानदार जिसने हथियार मुहैया कराया। 3 लोग, एक मकसद और एक बेकसूर इंसान की जान। जब इंस्पेक्टर तिवारी को यह पूरी तस्वीर मिली तो उन्होंने अपनी नोटबुक बंद की और अपनी टीम से कहा, अब वक्त आ गया है। इस केस को समझने के लिए सिर्फ सबूत काफी नहीं थे। इसे समझने के लिए उस दिमाग को समझना जरूरी था जिसने यह सब सोचा था। नेहा कोई आवेश में आकर हत्या करने वाली औरत नहीं थी। वो एक ऐसी औरत थी जिसने महीनों तक योजना बनाई, जिसने हर कदम सोचा, हर पहलू परखा और हर जोखिम का हल निकाला। मनोविज्ञान की भाषा में इसे कोल्ड ब्लडेड प्रीमेडिटेशन कहते हैं। ठंडे खून से की गई पूर्व नियोजित हत्या। ऐसे लोगों में कुछ खास लक्षण होते हैं। पहला लक्षण, सहानुभूति की कमी। नेहा अर्जुन के साथ रहती थी, उसका खाना खाती थी, उसके पैसों से अपनी जरूरतें पूरी करती थी और उसी इंसान की मौत की योजना बनाती थी। इसमें उसे कोई भावनात्मक द्वंद्व नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, कोई हिचकिचाहट नहीं थी। यह सहानुभूति की पूरी तरह अनुपस्थिति थी। दूसरा लक्षण, हेरफेर करने की क्षमता। नेहा ने अर्जुन को हमेशा यह विश्वास दिलाया कि वो उससे प्यार करती है। उसने पड़ोसियों के सामने एक आदर्श पत्नी का किरदार निभाया। उसने पुलिस के सामने एक टूटी हुई विधवा का रोल किया। और इन सभी किरदारों में वो इतनी माहिर थी कि पहली नजर में कोई उसे शक की नजर से नहीं देखता। ये एक खतरनाक क्षमता है। तीसरा लक्षण, लालच और महत्वाकांक्षा का जहरीला मिश्रण। नेहा को अर्जुन से नफरत नहीं थी, उसे बस अर्जुन की जरूरत नहीं थी। वो उसे एक रुकावट समझती थी, एक ऐसी रुकावट जिसे हटाने पर उसे 50 लाख रुपये और एक नई आजाद जिंदगी मिलती। उसकी नजर में अर्जुन की जिंदगी की कीमत 50 लाख रुपये थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चौथा लक्षण, अपराध बोध का पूरी तरह न होना। अर्जुन के मरने के बाद नेहा ने उसी रात विक्रम को मैसेज किया, अगले कदम की योजना बनाई।
और अगले दिन सुबह उठकर बीमा एजेंट को फोन करने की सोची। एक सामान्य इंसान इतनी बड़ी घटना के बाद टूट जाता है, बिखर जाता है। नेहा ने अगला कदम सोचा। यह मानसिकता समाज के लिए सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि ऐसे लोग बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं। वो आपके पड़ोस में रहते हैं, आपके साथ काम करते हैं, आपसे हंसकर बात करते हैं और अंदर ही अंदर अपना अगला कदम सोचते रहते हैं। अर्जुन की सबसे बड़ी गलती यह नहीं थी कि उसने नेहा पर भरोसा किया। उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने कभी सोचा ही नहीं कि जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। इंस्पेक्टर तिवारी के पास अब सबूतों का एक मजबूत ढेर था, लेकिन एक चीज अभी भी कमजोर थी, गवाह। परिस्थिति जन्य सबूत अदालत में काफी नहीं होते। एक अच्छा वकील उन्हें तोड़ सकता है, उन पर सवाल उठा सकता है, और अगर कोई चश्मदीद गवाह न हो तो केस कमजोर पड़ सकता है। इंस्पेक्टर तिवारी को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इस पूरी साजिश का हिस्सा रहा हो और जो सच बोलने के लिए तैयार हो। और वो इंसान था संजय मेहता, वो दवाई का दुकानदार जिसने बिना पर्ची के नींद की दवाइयां दी थीं। पुलिस ने संजय को हिरासत में लिया। संजय एक कमजोर कड़ी था। वो हत्या में सीधे तौर पर शामिल नहीं था। उसे बस यह पता था कि दवाइयां किसी को बेहोश करने के लिए मांगी जा रही हैं, लेकिन उसने पैसों के लालच में आकर वो दवाइयां दे दी थीं। जब पुलिस ने उसे बताया कि वो एक हत्या के मामले में आरोपी बन सकता है, संजय टूट गया। उसने सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि विक्रम उसके पास 3 हफ्ते पहले आया था। उसने कहा था कि उसे एक इंसान को कुछ घंटों के लिए बेहोश करना है। बस संजय ने सवाल नहीं पूछे, 5,000 रुपए लिए और दवाइयां दे दी। यह बयान पुलिस के लिए पहली बड़ी सफलता थी, लेकिन असली सफलता तब मिली जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की गहरी जांच की। फुटेज में जो शख्स दिख रहा था उसका चेहरा तो नहीं दिखा था, लेकिन उसकी कलाई पर एक घड़ी थी, एक खास डिजाइन की घड़ी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने उस घड़ी को झूम इन करके देखा। घड़ी का ब्रांड और मॉडल पहचाना गया। ये एक लिमिटेड एडिशन वॉच थी जो भारत में बहुत कम लोगों के पास थी। पुलिस ने उस घड़ी के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। नोएडा और दिल्ली के शोरूम से रिकॉर्ड मांगे गए, और एक शोरूम से पता चला कि यह घड़ी 3 महीने पहले एक शख्स ने खरीदी थी। नाम विक्रम सिंह राठौड़। यह वो कड़ी थी जो सब कुछ जोड़ती थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाला शख्स विक्रम था। यह अब लगभग साबित हो चुका था, लेकिन इंस्पेक्टर तिवारी ने अभी हाथ नहीं दिखाए। उन्होंने एक और कदम उठाया। नेहा को थाने बुलाया गया, दोबारा पूछताछ के लिए। इस बार इंस्पेक्टर तिवारी ने नेहा के सामने वो रिकवर किए हुए मैसेज रख दिए। अगर यह इंसान नहीं रहा तो 50 लाख मेरे। नेहा का चेहरा एक पल के लिए बदला, बस एक पल, लेकिन वो एक पल काफी था। इंस्पेक्टर तिवारी ने वो पल नोट कर लिया और फिर उन्होंने नेहा से कहा, हम जानते हैं सब कुछ, बस ये बताओ कि तुम खुद बताना चाहती हो या हम विक्रम से सुने। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। वो कमरा छोटा था। एक मेज, 2 कुर्सियां, एक बल्ब जिसकी रोशनी थोड़ी कड़ी थी, और दीवारें जो हर बात सुन रही थीं। नेहा एक कुर्सी पर बैठी थी, सामने इंस्पेक्टर तिवारी। मैसेज अभी भी मेज पर रखा था। नेहा ने उस कागज को देखा, फिर इंस्पेक्टर तिवारी को देखा और फिर अपनी नजरें नीचे कर लीं। कुछ देर की खामोशी और फिर नेहा ने बोलना शुरू किया, धीरे, बहुत धीरे, जैसे हर शब्द उसके अंदर से किसी जोर से खींचा जा रहा हो। उसने कहा कि हाँ, उसने यह सब किया, लेकिन उसने यह भी कहा कि उसे मजबूर किया गया था। विक्रम ने उस पर दबाव डाला था। विक्रम ही इस सब का मास्टरमाइंड था। इंस्पेक्टर तिवारी मुस्कुराए नहीं। उन्होंने बस एक सवाल पूछा, वो मैसेज तुमने भेजा था या विक्रम ने? नेहा चुप हो गई, क्योंकि मैसेज नेहा के फोन से गया था, नेहा की उंगलियों से लिखा गया था और नेहा के दिमाग से सोचा गया था। यह सफाई काम नहीं आने वाली थी। इंस्पेक्टर तिवारी ने उसी वक्त विक्रम को भी थाने बुलाने का आदेश दिया। विक्रम जब थाने पहुंचा तो उसे नहीं पता था कि नेहा पहले से वहां है, और नेहा को नहीं पता था कि विक्रम को बुलाया गया है। यह इंस्पेक्टर तिवारी की चाल थी। जब 2 आरोपी एक ही कमरे में होते हैं और उन्हें पता चलता है कि दूसरा वहां है, तो दोनों में से कोई ना कोई टूट जाता है, क्योंकि दोनों को डर होता है कि दूसरा उन्हें फंसा ना दे। विक्रम को जब पता चला कि नेहा पहले से वहां है तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, और नेहा को जब विक्रम दिखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। इंस्पेक्टर तिवारी ने दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया और दोनों से एक ही सवाल पूछा,
उस रात क्या हुआ था। विक्रम ने पहले इनकार किया, कहा कि वो उस रात वहां था ही नहीं। तब इंस्पेक्टर तिवारी ने सीसीटीवी फुटेज दिखाई और उस घड़ी की तस्वीर दिखाई, विक्रम की वही घड़ी जो उसकी कलाई पर थी। विक्रम का चेहरा पत्थर हो गया, एक लंबी चुप्पी, और फिर विक्रम ने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि यह सब नेहा का आइडिया था। नेहा ने उसे बहकाया, नेहा ने उसे लालच दिया, नेहा ने उसे यकीन दिलाया कि कोई पकड़ा नहीं जाएगा। उसने कहा कि उस रात वो गया था, उसने रस्सी से अर्जुन का गला दबाया था, लेकिन उसने यह सब नेहा के कहने पर किया था। जब यह बयान नेहा को सुनाया गया तो नेहा की आंखों में पहली बार एक असली भाव आया, गुस्सा। उसने कहा कि विक्रम झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि विक्रम खुद इस सब के लिए जिम्मेदार है। और इसी बहस में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ वो सब कह दिया जो पुलिस सुनना चाहती थी। पूरी कहानी, पूरी योजना, पूरी साजिश एक एक करके सामने आ गई। इंस्पेक्टर तिवारी ने यह सब रिकॉर्ड किया और जब दोनों बोलते बोलते थक गए तब इंस्पेक्टर तिवारी ने दरवाजा खोला और बाहर खड़े अपने साथियों से कहा, दोनों को गिरफ्तार करो। उसी वक्त अर्जुन की मां थाने के बाहर बैठी थी। उन्हें नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जब इंस्पेक्टर तिवारी बाहर आए और उन्होंने उन मां के हाथ थामे तो उन्हें बिना कुछ कहे समझ आ गया, उनके बेटे को इंसाफ मिलने की राह खुल गई थी। गिरफ्तारी का वो लम्हा नोएडा के उस थाने में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। नेहा को जब हथकड़ी लगाई गई तो उसने एक बार भी अर्जुन का नाम नहीं लिया। कोई माफी नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई आंसू नहीं, बस एक ठंडा चेहरा और वकील की मांग। विक्रम की गिरफ्तारी थोड़ी अलग थी। जब उसके हाथों में हथकड़ी पड़ी तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने रोना शुरू किया, कहा कि उसने गलती की, कहा कि नेहा ने उसे बहकाया, कहा कि वो माफी मांगता है, लेकिन माफी से मुर्दे वापस नहीं आता और कानून की नजर में आंसू सबूत नहीं होते। दोनों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। धारा 302 यानी हत्या, धारा 120 बी यानी आपराधिक षड्यंत्र और धारा 328 यानी जानबूझकर झर देकर नुकसान पहुंचाना। संजय मेहता को भी गिरफ्तार किया गया। उस पर हत्या में सहयोग करने का आरोप लगाया गया। तीनों को अलग अलग गाड़ियों में अदालत ले जाया गया। जब नेहा को पुलिस की गाड़ी में बिठाया जा रहा था तो अपार्टमेंट के बाहर काफी भीड़ जमा हो गई थी। पड़ोसी, राहगीर और मीडिया के कैमरे, लोग उस औरत को देखना चाहते थे जिसने अपने ही पति की हत्या की थी। नेहा ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लिया, लेकिन उसकी हथकड़ियां नहीं छुपी। उसी भीड़ में अर्जुन की मां भी खड़ी थी। उन्होंने नेहा को देखा, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी थी। वो शांति जो तब आती है जब लंबे इंतजार के बाद इंसाफ की पहली किरण दिखती है। इंस्पेक्टर तिवारी ने उस दिन अपनी नोटबुक में आखिरी एंट्री की, केस सॉल्व्ड। लेकिन इंस्पेक्टर तिवारी जानते थे कि यह सिर्फ पहला पड़ाव था। असली लड़ाई अब अदालत में होनी थी और अदालत में हर सबूत को फिर से परखा जाएगा। हर गवाह से दोबारा पूछा जाएगा और बचाव पक्ष के वकील हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनके मुवक्किल बच जाए। इंस्पेक्टर तिवारी ने अपनी टीम से कहा, हर सबूत पक्का करो, हर गवाह तैयार करो। हमें यह केस अदालत में भी जीतना है, क्योंकि अर्जुन को सिर्फ पुलिस का इंसाफ नहीं चाहिए था, उसे कानून का इंसाफ चाहिए था। अदालत का कमरा, जहां सच और झूठ के बीच की लड़ाई सबसे तीखी होती है। नेहा और विक्रम के वकीलों ने शुरू से ही यह रणनीति अपनाई कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहें। नेहा का वकील कहता था कि विक्रम मास्टरमाइंड था। विक्रम का वकील कहता था कि नेहा ने उसे फंसाया। लेकिन सरकारी वकील के पास सबूतों की एक मजबूत फहरिस्त थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, रिकवर किए गए मैसेज, सीसीटीवी फुटेज, घड़ी की पहचान, संजय मेहता का बयान, फोन रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शन। एक के बाद एक हर सबूत अदालत के सामने रखा गया। बचाव पक्ष के वकीलों ने हर सबूत पर सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन हर सवाल का जवाब था। गवाहों ने अदालत में वही कहा जो उन्होंने पुलिस को बताया था। संजय मेहता ने अपना बयान दोहराया, पड़ोसन ने विक्रम के आने जाने की बात कही और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने हर तकनीकी सबूत को विस्तार से समझाया। 6 महीने की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। नेहा वर्मा दोषी, हत्या, षड्यंत्र और जानबूझकर झर देना, सजा उम्र कैद। विक्रम सिंह राठौड़ दोषी, हत्या और षड्यंत्र, सजा उम्र कैद। संजय मेहता दोषी, हत्या में सहयोग, सजा 7 साल की कैद।
जब फैसला सुनाया गया तो अदालत के बाहर अर्जुन की मां की आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके बेटे को वापस नहीं लाया जा सकता था, लेकिन उसके नाम पर इंसाफ जरूर हुआ था। फैसले के अगले दिन यह खबर पूरे नोएडा में फैल गई। सोशल मीडिया पर यह केस ट्रेंड करने लगा। लोगों ने अपनी अपनी राय दी। कुछ ने कहा कि उम्र कैद काफी नहीं है, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। कुछ ने कहा कि यह केस हमारे समाज के उस अंधेरे को दिखाता है जहां रिश्तों की आड़ में सबसे बड़े धोखे होते हैं। टीवी चैनलों पर घंटों बहस हुई। मनोवैज्ञानिकों ने नेहा जैसी मानसिकता को समझाने की कोशिश की। कानून के जानकारों ने कहा कि यह केस भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए एक मिसाल है कि डिजिटल सबूत और फॉरेंसिक जांच मिलकर कैसे एक पेचीदा केस को सुलझा सकते हैं। लेकिन इन सब बहसों से परे एक इंसान था जो चुपचाप यह सब देख रहा था। अर्जुन के पिता। मेरठ के उस छोटे से घर में जहां अर्जुन पला बढ़ा था, जहां उसने अपने सपने देखे थे, जहां उसकी मां ने उसके लिए खाना बनाया था, वो बूढ़े पिता अपने बेटे की एक पुरानी तस्वीर हाथ में लिए बैठे थे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। बस एक सवाल था उनकी आंखों में, मेरे बेटे की क्या गलती थी? उसने तो बस प्यार किया था, बस भरोसा किया था। अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 304 अब खाली था। मकान मालिक ने उसे दोबारा किराए पर नहीं दिया था। उस कमरे की दीवारें जानती थीं कि वहां क्या हुआ था, और सोसाइटी के लोग अब भी उस फ्लैट के सामने से गुजरते वक्त थोड़ा रुकते थे, एक पल के लिए, जैसे उस बेकसूर इंसान को याद कर रहे हों जो एक दिन वहां रहता था, जो रोज सुबह काम पर जाता था, जो एक अच्छी जिंदगी का सपना देखता था, और जिसे उसी के घर में उसी के अपनों ने छीन लिया। दोस्तों, ये कहानी सुनाना आसान नहीं था, क्योंकि यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये उस भरोसे की कहानी है जो एक इंसान अपने सबसे करीबी इंसान पर रखता है, और उस भरोसे की कहानी है जो तोड़ा जाता है बेरहमी से, ठंडे दिमाग से, और बिना किसी पछतावे के। अर्जुन ने कोई गलती नहीं की थी। उसने बस वो किया जो हर इंसान करता है, प्यार किया, भरोसा किया, और एक अच्छी जिंदगी बनाने की कोशिश की। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके भरोसे को आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देते हैं, जो आपकी मोहब्बत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी जिंदगी की कीमत पैसों में आंकते हैं। इस केस ने हमें कुछ बातें सिखाई हैं। पहली बात, रिश्तों में अंधा भरोसा खतरनाक हो सकता है। प्यार करना जरूरी है, लेकिन आंखें खुली रखना भी उतना ही जरूरी है। जब कोई करीबी इंसान अचानक बहुत ज्यादा बदल जाए, जब उसके व्यवहार में कोई अजीब बात नजर आए, तो उसे नजरअंदाज मत करिए। दूसरी बात, डिजिटल दुनिया में कोई भी सबूत पूरी तरह नहीं मिलता। जो लोग सोचते हैं कि मैसेज डिलीट करने से सच छुप जाता है, वो गलत है। विज्ञान और तकनीक आज इतनी आगे हैं कि हर निशान खोजा जा सकता है। तीसरी बात, इंसाफ देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। अर्जुन की मां ने हार नहीं मानी। उन्होंने इंसाफ मांगा और उन्हें इंसाफ मिला। यह केस उन तमाम माओं के लिए एक उम्मीद की किरण है जो अपने बच्चों के लिए लड़ रही हैं। और यह केस उन तमाम लोगों के लिए एक चेतावनी है जो सोचते हैं कि वो किसी की जान लेकर बच जाएंगे। नहीं बचेंगे, क्योंकि सच की आवाज कभी नहीं दबती, चाहे उसे कितनी भी गहराई में दफनाने की कोशिश की जाए। अर्जुन, तुम अकेले नहीं थे, और तुम अकेले नहीं हो। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको अंदर तक झकझोर दिया है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि समाज में ऐसे चेहरों को पहचाना जा सके। और ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें।